हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन रियली गुड हेल्थ। एंड जैसा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख ही चुके होंगे, आज ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं सीएस स्टूडेंट्स के लिए एंड सीएस स्टूडेंट्स की कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स कवर करने के लिए। तो सीएस स्टूडेंट्स की जो दिसंबर 2020 अटेम्प्ट हमारा अब आने वाला है, जो हमारा जून अटेम्प्ट डेफर हो गया, अब दिसंबर में मर्ज हुआ है, तो उस दिसंबर अटेम्प्ट की सारी कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स हम कवर करने वाले हैं। सर, ये वाली क्लास किस किस के लिए एप्लीकेबल होगी? तो दिस क्लास इज एप्लीकेबल फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट, या अगर कोई सीएस प्रोफेशनल का एडवांस कंपनी लॉ का बच्चा है तो वो वाला स्टूडेंट भी ये वाली क्लास देख सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं एक बार आपको गो थ्रू करता हूं कि आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या रहेगा एंड कैसे कैसे हम इस क्लास को कवर अप करने वाले हैं। तो कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है क्लास देखने से पहले, प्लीज गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस अमेंडमेंट क्लास इज ओनली फॉर दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। सर, इसका क्या मतलब है कि इस क्लास में मैंने सिर्फ जो दिसंबर 20 के लिए एडिशनल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है वो कवर करिए। दैट इज अमेंडमेंट्स फ्रॉम द डेट 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020। तो इन 6 महीने के अमेंडमेंट्स एज पर आईसीएसआई रूल, ये 6 महीने के अमेंडमेंट्स हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास देखते समय मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप जून 20 के लिए एडिक्वेटली अपडेटेड हैं। एंड जून 20 से दिसंबर 20 तक जो एडिशनल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुई हैं, हम सिर्फ वही वाली अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सर, जून 20 तक की जो अमेंडमेंट क्लास है वो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप आईजीपीए चैनल पे जाएंगे तो आपको ये क्लास ऑलरेडी मिल जाएगी, वरना अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे वहां से आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो जून 20 की अमेंडमेंट क्लास कंपनी लॉ की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, दैट इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो मेरी राय यही रहेगी कि आप पहले जून 20 वाली अमेंडमेंट क्लास देखना, उसके बाद दिसंबर 20 वाली अमेंडमेंट क्लास देखना। नीडलेस टू से, अगर किसी स्टूडेंट का अटेम्प्ट जून में था एंड उसका अटेम्प्ट अब डेफर हो गया दिसंबर के लिए, उस पर भी ये वाली अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि सर मेरा अटेम्प्ट तो जून था, बिकॉज ऑफ कोविड मेरा अटेम्प्ट दिसंबर में डेफर हुआ है तो मुझ पर एप्लीकेबल होंगे, नहीं। जिस भी स्टूडेंट का दिसंबर में अटेम्प्ट है उस पर ये सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाली है। तो ध्यान रखना, इसमें मैं सिर्फ दिसंबर 20 की, जून 20 से दिसंबर 20 तक जो भी एडिशनल 6 महीने के अमेंडमेंट्स हैं वो वाली अमेंडमेंट्स कवर आपको कराने वाला हूं। थर्डली सर, ये जो अमेंडमेंट क्लास हम करने वाले हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं, अमेंडमेंट क्लास हम हमेशा अपने अमेंडमेंट नोट्स के साथ करते हैं। तो इन नोट्स का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सॉरी, उस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ये अमेंडमेंट नोट्स वहां से डाउनलोड करिएगा, उनका प्रिंट लीजिएगा, तभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, तो आपको वीडियो को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे जाके आप ये अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। तो अमेंडमेंट नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लास्टली सर, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये वाली जो अमेंडमेंट्स मैं कवर करने जा रहा हूं, दीज आर ओनली फॉर कंपनी लॉ। एज यू नो, एक्सी लेवल पे मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड सिक्योरिटी लॉ। तो कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे सारी की सारी कवर करने वाले हैं। तो कंपनी लॉ की जून 20 की अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, दिसंबर 20 की अमेंडमेंट हम इस क्लास से कवर कर लेंगे। टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के लिए मैंने जून 20 के लिए अलग से कोई अमेंडमेंट क्लास नहीं डाली थी। तो जो जून 20 प्लस दिसंबर 20, इन दोनों की जो कंबाइंड अमेंडमेंट्स होंगी वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के जरिए करा दूंगा। तो द अमेंडमेंट्स आर वेरी लेस इन सेटिंग अप। तो जून 20 से दिसंबर 20, ये दोनों अटेम्प्ट्स की जो टोटल अमेंडमेंट्स होंगी वो एक अमेंडमेंट क्लास के जरिए आपको कराई जाएगी। वो क्लास बड़ी जल्दी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। एंड लास्टली सर, सिक्योरिटी लॉ या सिक्योरिटी लॉ इन कैपिटल मार्केट, मैं यहाँ पे सिर्फ नए सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो जो नए सिलेबस का सिक्योरिटी लॉ है, उसकी जून 20 की अमेंडमेंट के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए थे, पर उसकी क्लास मैंने अपलोड नहीं करी थी। लाइकवाइज अब जो दिसंबर 20 की एडिशनल अमेंडमेंट्स आएंगी, तो हैव टेकन अ डिसीजन कि ये जो जून 20 और दिसंबर 20, इन दोनों की अमेंडमेंट्स होंगी, इन दोनों को मैं कंबाइन करके पूरी की पूरी अमेंडमेंट क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दिस इज हाउ हमारा ये, आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट का एक स्प्री चलेगा। आज हम कंपनी लॉ की सारी अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी वो एक कंबाइंड अमेंडमेंट क्लास से मैं कवर कराऊंगा। एंड लास्टली जो आपकी सिक्योरिटी लॉ की दोनों अटेम्प्ट्स की अमेंडमेंट्स होंगी, उन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल अमेंडमेंट क्लास से यूट्यूब पर वो भी अपलोड की जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास देखने से पहले मैं फिर से वही कहूंगा कि आज की क्लास के नोट्स आप जरूर डाउनलोड करना। नोट्स आपको हमारे सीएस के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो करते हैं गाइस कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स के साथ स्टार्ट। अब की बार जो कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स जो आई हैं वो बिकॉज ऑफ कोविड-19 आई हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई हैं। बिकॉज लॉकडाउन के चलते काफी कंपनीज का बिजनेस एकदम ठप हो गया था एंड काफी चेंजेस हमारे लिए करना बड़ा जरूरी था। अगर सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, तो सपोज लॉकडाउन के दौरान अगर किसी की जनरल मीटिंग ड्यू थी या लॉकडाउन के दौरान कोई बोर्ड मीटिंग करनी थी, तो आप लॉकडाउन के दौरान बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग मिल ही नहीं सकते थे। तो इन चीजों पे क्लैरिटी एमसीए लेकर के आया है। तो आज की क्लास में काफी सारी अमेंडमेंट्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड वन लास्ट थिंग, ये क्लास जस्ट स्टार्ट करने से पहले, इस साल एक कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस किया गया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च।
तो एक कंपनीज अमेंडमेंट बिल आया था 2020, पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल है, ये आज तक भी एक्ट नहीं बना। दैट इज ये बिल इंट्रोड्यूस तो किया गया था, बट ड्यू टू कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ, हमारी लोकसभा राज्यसभा मिल नहीं पाए और ये वाला बिल अभी तक एक्ट नहीं बना है। तो मैंने कई जगह देखा था कि कुछ बच्चों ने इस बिल को या इस बिल की अमेंडमेंट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था, विच इज रॉन्ग। ये बिल हमने कभी भी क्लास में आज तक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब तक ये एक्ट नहीं बनेगा और ये एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, ये हमारे कोर्स का क्या, इंडिया के लॉ का ही पार्ट नहीं है। तो किसी भी लिहाज से आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला बिल आपका दिसंबर 20 अटेम्प्ट तक के लिए दूर दूर तक एप्लीकेबल नहीं है। क्या सर जून 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? तो वो तो डिपेंड करेगा ये वाला बिल एक्ट कब बनता है, दैट इज पार्लियामेंट से इसको कब पास कराया जाता है, प्रेसिडेंट इसे कब साइन करते हैं। तो इस चीज पे एक छोटी सी क्लैरिटी है बस कि कंपनीज अमेंडमेंट बिल इस 2020 इस साल आया तो था, पर वो एक्ट नहीं बन पाया, तो उसकी कोई भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट अभी तक आप पर एप्लीकेबल नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की इस अमेंडमेंट क्लास में हम जनवरी 1 2020 से जून 30 दैट इज दिसंबर 20 अटेम्प्ट के 6 महीने के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। तो करते हैं गाइस, सबसे पहली अमेंडमेंट आ रही है हमारी चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन रूल्स की अमेंडमेंट आई, एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपका होता था रूल 9। तो रूल 9 के अंदर एक अमेंडमेंट आ रही है सर। रूल 9 किस चीज का होता था? तो रूल 9 आपका होता था रिजर्वेशन ऑफ नेम या चेंज ऑफ नेम। दैट इज अगर कोई भी नई कंपनी आप बना रहे हैं तो कंपनी बनाने से पहले आपको उसका नाम कराना पड़ता है रिजर्व, या कभी कभी आपको किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम कराना पड़ता है चेंज। तो जैसा कि हमने क्लास में रूल 9 पढ़ा था, तो रूल 9 क्या कहता था कि किसी भी नई कंपनी का नाम जो आप रिजर्व करवाते हो या किसी भी कंपनी का नाम आप चेंज कराते हो, तो उसके लिए आप किस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं? रन। तो कंपनीज का नाम रिजर्व करवाने के लिए भी या नाम चेंज कराने के लिए हम रन फैसिलिटी का इस्तेमाल किया करते थे। दैट इज आप रन फैसिलिटी के थ्रू, रिजर्व यूनिक नेम की फैसिलिटी के थ्रू किसी भी कंपनी का नाम रिजर्व करवाया करते थे। तो इस रूल 9 को कंप्लीटली कर दिया गया है सब्स्टिट्यूट, और एक नया रूल 9 आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। एंड देखते हैं सर ये रूल क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं सर, एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड थ्रू वेब सर्विस अवेलेबल एट www.mca.gov.in by using web service Spice Plus, and for change of name by using web service Run। मैं यहीं पे आपको रोकता हूं। तो ओल्ड लॉ हमारा क्या कहता था सर? जो पुराना रूल 9 था, ओल्ड रूल 9, तो रूल 9 का इस्तेमाल हम दो केसेस में करते थे, या तो रिजर्वेशन ऑफ नेम के केस में या चेंज ऑफ नेम के केस में। तो पहले रूल 9 क्या कहता था कि जी अगर आपको नाम चेंज कराना है तो भी आप रन फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको नाम रिजर्व करवाना है तो रूल 9 आपको क्या कहता था कि आपको रन फैसिलिटी का ही इस्तेमाल करना होता था। पर हमने एडिशनली एक और चीज सीखी थी कि कोई भी कंपनी अपना नाम रन के थ्रू ना रिजर्व करवा के अगर चाहे तो वो स्पाइस फॉर्म के थ्रू रिजर्व करवा सकती थी। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता था? अगर आप रन के थ्रू नाम प्रपोज कराते थे तो आपको दो नाम प्रपोज करने का ऑप्शन मिलता था, स्पाइस के थ्रू आपको एक ही नाम प्रपोज करने का ऑप्शन मिलता था। तो पहले आपके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, एक रूल 9 के अंदर आपको रन के थ्रू नाम रिजर्व करवाने को मिलता था, और एक आपको INC 32 स्पाइस के थ्रू नाम रिजर्व करवाने का ऑप्शन मिलता था। पर अब रूल 9 बदल दिया गया है, और नया रूल 9 क्या कह रहा है भाई कि अगर आपको नाम चेंज कराना है, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज को अपना नाम रिजर्व करवाना है, कोई नई कंपनी बनने वाली है और उसे अपना नाम रिजर्व करवाना है, और उसकी जगह आज के बाद आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? स्पाइस नहीं, स्पाइस को भी थोड़ा सा और एडवांस करके ले आया गया है, स्पाइस प्लस। दैट इज पहले जो स्पाइस या रन के थ्रू हम नाम रिजर्व करवाते थे उसमें से स्पाइस को हटा के आज के दिन में क्या आ गया? स्पाइस प्लस। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, स्पाइस का कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन है। तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, याद रखना है कि आज के दिन किसी भी न्यू कंपनी का नाम अगर आप रिजर्व करवा रहे हैं तो वो रिजर्व होगा स्पाइस प्लस के थ्रू, या पर अगर आप किसी कंपनी का नाम चेंज करा रहे हैं तो आज के दिन नाम चेंज होगा रन के थ्रू। तो बाकी की बातें यहां पे सेम है, बस ये बात चेंज हुई कि किसी भी नई कंपनी का नेम रिजर्वेशन आज के बाद स्पाइस प्लस से होगा, एंड किसी भी कंपनी का नाम चेंज जो होगा वो रन से ही कंटिन्यूड रहेगा। तो पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, ध्यान से पढ़िएगा। एंड वही आपको सेम रीसबमिशन का पीरियड मिल रहा है 15 दिन का। मैं एक बार डायग्राम फिर से दिखा देता हूं कि ओल्ड लॉ क्या कहता था, किसी भी नई कंपनी का नाम रिजर्व या तो पहले आप रन से करा सकते थे या स्पाइस से करा सकते थे, एंड चेंज आप रन से कराते थे। बट नाउ न्यू लॉ सेज कि अगर नाम चेंज कराना है तो वो आज रन से ही होगा, पर अगर नाम रिजर्व करवाना है तो उसके लिए रन फैसिलिटी को कर दिया गया है डिसकंटिन्यू, एंड उसकी जगह एक नई वेब सर्विस आई है विद द नेम ऑफ स्पाइस प्लस। तो जो हमारा स्पाइस फॉर्म था उसे थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है स्पाइस प्लस में। तो सर ऐसा स्पाइस में क्या चेंज हुआ जो से हम स्पाइस प्लस बोल रहे हैं?
तो पहले जो हम स्पाइस फॉर्म फाइल करते थे वो एमसीए से पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड हुआ करता था, पर अब उस स्पाइस को हटाकर स्पाइस प्लस लाया गया। तो एक बार मैं आपको शो करता हूं स्पाइस प्लस है क्या। हाँ जी, जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने एमसीए की वेबसाइट पे जाके स्पाइस प्लस के टैब को क्लिक किया है। तो देखते हैं सर स्पाइस प्लस का टैब को क्लिक करने पे क्या ओपन हुआ। तो सर पहले जब आप स्पाइस पे क्लिक करते थे तो स्पाइस का एक अलग फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होता था, पर अब एमसीए ने क्या कर दिया, स्पाइस के उस पीडीएफ फॉर्म को डिसकंटिन्यू करके स्पाइस प्लस के नाम से एक वेब सर्विस स्टार्ट कर दी है। सर वेब सर्विस का क्या मतलब है, अब ये कोई फॉर्म नहीं है, कोई पीडीएफ फॉर्म नहीं है, आपको एक वेब पेज मिलेगा, उस वेब पेज पे जाके आप अपनी कंपनी को कराएंगे इनकॉर्पोरेट। तो जो स्पाइस का इस्तेमाल हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए करते थे वो अब एक वेब सर्विस बन गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम जाते हैं एक न्यू एप्लीकेशन, तो स्पाइस के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो यहाँ पे पार्ट ए में आप कंपनी की बेसिक डिटेल्स भरते हैं एंड नीचे आप अपना नेम क्या कर रहे हैं, प्रपोज, दैट इज पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज नेम। यहाँ पे आप कितने नेम प्रपोज कर सकते हैं, दो, आपको दो नाम प्रपोज करना यहाँ पे अलाउड है। तो ध्यान रखना भाई, आज के बाद जो आपका नाम रिजर्व होगा वो नाम रिजर्व होगा स्पाइस प्लस के थ्रू, और अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपका नाम चेंज होगा रन के थ्रू। तो एक छोटा सा चेंज है बट क्वाइट सिग्निफिकेंट वन, कि नेम रिजर्वेशन के लिए आज के बाद हम स्पाइस प्लस की फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, चेंज ऑफ नेम के लिए रन का इस्तेमाल करेंगे। एंड स्पाइस को हटा के अब क्या कर दिया गया है, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस क्या है, एक वेब सर्विस है। तो जितने भी रूल्स के अंदर जहां पर भी वर्ड स्पाइस आ रहा था उन सभी रूल्स में अब एक और चेंज क्या आ गया, स्पाइस को हटा के वर्ड क्या आ जाएगा, स्पाइस प्लस। तो एक छोटी सी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है कि जिन जिन रूल्स में वर्ड स्पाइस का इस्तेमाल किया गया उसकी जगह आ जाएगा स्पाइस प्लस। ये वाली अमेंडमेंट आप वैसे स्किप कर सकते हो, नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स। लाइकवाइज जो स्पाइस का अपना रूल होता था, रूल 38, वहां पे भी स्पाइस हटाकर अब क्या लिख दिया गया है, स्पाइस प्लस। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट है हमारी आज की इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में रिगार्डिंग स्पाइस प्लस। नेक्स्ट अमेंडमेंट आ रही है सर, जैसे स्पाइस को एडवांस करके स्पाइस प्लस बना दिया गया, लाइकवाइज हमने एक फॉर्म पढ़ा था अजाइल, उस अजाइल को भी अब एडवांस करके क्या कर दिया गया है, अजाइल प्रो। सर ये फॉर्म किस चीज में हमारा यूज होता था, तो आज के दिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे एक फॉर्म अजाइल फाइल करना होता है, और इस फॉर्म अजाइल के थ्रू कंपनी को तीन फैसिलिटीज ऑब्टेन होती थी। कौन कौन सी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की, ईपीएफओ की एंड जीएसटी की। दैट इज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ आप कंपनी का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड एंड जीएसटी नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उस एजाइल को थोड़ा सा और कर दिया गया है एडवांस, एंड इन तीन चीजों के साथ दो फैसिलिटी और ऐड कर दी गई हैं। वो दो फैसिलिटी कौन सी है सर, एक तो आपका प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन और एक आपका ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। दैट इज सर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के दिन जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पीएफ, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड बैंक अकाउंट, सारा का सारा काम एक साथ हो जाएगा। बस जस्ट फॉर नॉलेज ध्यान रखना है, जो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए होती है जो महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेटेड होती है। दैट इज प्रोफेशनल टैक्स ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं है, तो जो कंपनीज महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट होती हैं उन पे ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है। तो ये छोटा सा चेंज आया रिगार्डिंग अजाइल। तो ये हमारी सेकंड चैप्टर दैट इज इनकॉर्पोरेशन की सारी अमेंडमेंट्स कवर होती हैं, कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। एक छोटा सा चेंज आया, रन को हटा के स्पाइस प्लस एंड अजाइल को हटा के अजाइल प्रो। आते हैं अपनी अगली अमेंडमेंट पे, एंड दैट इज शेयर कैपिटल रूल्स, दैट इज हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4। तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के चैप्टर में सर क्या चेंज आया, तो सर शेयर कैपिटल के चैप्टर में एक रूल आता है, रूल 8। रूल 8 किस चीज का था सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो एक बार मैं आपको चैप्टर 4 पे ले चलता हूं। हाँ जी, तो हमारा रूल 8 आता था स्वेट इक्विटी शेयर्स का, सेक्शन 54 के अंदर। ये उसके कुछ की प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहां पे बस एक छोटा सा चेंज आया, ये चेंज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे और ये चेंज मच अवेटेड था। चेंज क्या है सर, तो यहां पे सर जब हम रूल 8 पढ़ते थे तो वहां पे स्वेट इक्विटी शेयर्स की कुछ लिमिट आती थी कि आप किसी भी एक साल में 15% या 5 करोड़ विच एवर इज लेस, एंड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलाकर के 25% से ज्यादा की स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकते थे। पर ये वाली लिमिट एक स्टार्टअप पर अप्लाई नहीं करती थी। स्टार्टअप को 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल तक के स्वेट इक्विटी इशू करना अलाउड था 5 साल तक के लिए। यहाँ पे सर ये जो 5 साल की लिमिट थी कहां से आई थी, तो सर पहले स्टार्टअप जब इनिशियल स्टार्टअप की नोटिफिकेशन आई थी, स्टार्टअप माना ही 5 साल के लिए जाता था आपको, पर बाद में वो नोटिफिकेशन चेंज की थी डीपीआईआईटी ने, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उन्होंने ये जो स्टार्टअप की 5 साल की डेफिनेशन थी उसे बढ़ाकर कर दिया था 10 साल। दैट इज आज के दिन कोई भी नई एंटिटी अगर स्टार्टअप का टैग लेती है उसे 10 साल के लिए टैग मिलता है। तो सेम चेंज यहाँ पे किया गया, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का रूल है इसमें 5 साल को हटा करके किया गया 10 साल। दैट इज 10 साल तक के लिए एक स्टार्टअप 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल तक के स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। तो एक छोटा सा चेंज आया रिगार्डिंग स्टार्टअप। अगला चेंज आ रहा है सर आपका रूल 18। रूल 18 आपका सर किस चीज से डील करता था, तो डीआरआर, डिबेंचर से। तो डिबेंचर्स का एक ही रूल था जो हमारा डिबेंचर्स का सेक्शन 71 था, उसके साथ एक रूल 18 आता था। तो ये कह रहे सर रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज बी के सब क्लॉज 5 को
कंप्लीटली कर दिया गया है सब्स्टिट्यूट। तो सर एक बार तो ये देख लेते हैं रूल 18(7)(b) का सब क्लॉज 5 था कौन सा। चलिए जी, ये आया आपका रूल 18 डिबेंचर्स का। 18 का सब रूल 7 अगर हम जाते हैं तो ये आया था सर आपका सब रूल 7। सब रूल 7 का सर क्लॉज बी का सब क्लॉज 5 की यहां पे बात हो रही है, दैट इज दिस वन। तो इस सब रूल 5 को सर, सॉरी सब क्लॉज 5 को सर कंप्लीटली कर दिया गया है चेंज, कंप्लीटली कर दिया गया है सब्स्टिट्यूट। सबसे पहली बात सर, सब क्लॉज 5 डील किस चीज से करता था आपका, तो ये डील करता था आपका डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, या जिसे आप सिंकिंग फंड भी बोला करते थे। तो इट यूज्ड टू डील विद डीआरआई। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, या लास्ट क्लास में जब हमने रिकॉर्ड करी थी तब हमने पढ़ा था इसके रिगार्डिंग कि काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे रिगार्डिंग डीआरआर एंड डीआरआई। एंड उसके ऊपर हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया था, एक छोटी सी टेबल मैंने आपको बनवाई थी कि सर किस किस कंपनी के लिए डीआरआर और डीआरआई की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सर हमने पढ़ा था कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, एंड लिस्टेड कंपनीज के अंदर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स हैं, तो इनको ना ही कोई डीआरआर बनाना है ना ही कोई डीआरआई बनाना है, ठीक है सर। दूसरा इसमें आया था सर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो उन्हें डीआरआर तो नहीं बनाना होता था, पर उन्हें डीआरआई 15% का बनाना रहता था। उसके अलावा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज बचती थी उन्हें डीआरआर तो नहीं बनाना था, पर उन्हें डीआरआई बनाना पड़ता था। एंड लाइकवाइज नीचे हमने टेबल बनाई थी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। तो ये जो बातें थी सर ये आपकी कहां से निकल के आती थी, डीआरआई वाली, तो इस सब क्लॉज 5 से निकल करके आती थी। इसमें एक छोटा सा चेंज है सर, इसका ये जो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे जो आइटम नंबर बी लिखा आ रहा है, इस आइटम नंबर बी को कर दिया गया है डिलीट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे अब क्या लिखा आ रहा है, बस आइटम नंबर ए। तो पहले यहाँ पे बी भी लिखा होता था, उसे कर दिया गया है डिलीट। तो सर आइटम नंबर ए ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी, दैट इज सर एक टाइप की कंपनी के लिए डीआरआई बनाने की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। तो एक बार देख लेते हैं सर कौन सी कंपनी के लिए हटाया गया। तो सर आइटम नंबर बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी। तो सर सब क्लॉज 3 क्लॉज बी, सॉरी हाँ जी, क्लॉज बी के सब क्लॉज 3 में ये जो आइटम नंबर आपकी बी आ रही है उसे कर दिया गया डिलीट। सॉरी गाइस, ये वाली जो आपकी आइटम नंबर बी आ रही है इसे कर दिया गया है डिलीट। अब सर आपको ये आइटम नंबर, सब क्लॉज नंबर, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कट शॉर्ट करके मैं आपको सीधा टू द पॉइंट लेकर के जाऊं, तो आपने ये जो टेबल बनाई थी, यहां पे जो अदर्स का पॉइंट है, इसकी आप दो कैटेगराइजेशन कर लीजिए। अदर्स में आप लिख लीजिए पब्लिक इशू, एंड अदर्स में एक दूसरा पॉइंट आप बना लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट का। और आगे लिख लीजिए निल निल। कहने का मतलब क्या है सर, जो बाकी की लिस्टेड कंपनीज बच गई जो इस अदर्स की कैटेगरी में आ रही हैं, पहले वो चाहे डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करती थी या चाहे पब्लिक इशू करती थी, उन्हें डीआरआर तो नहीं बनाना होता था, पर उन्हें डीआरआई बनाना पड़ता था। पर अब एक रिलैक्सेशन लाई गई कि सर अगर बाकी की लिस्टेड कंपनीज डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हैं, तो ना ही उन्हें डीआरआर बनाना है ना ही उन्हें डीआरआई बनाना है। तो ये जो डीआरआई बनाने की 15% की रिक्वायरमेंट है, अब सिर्फ पब्लिक इशू के केस में रह जाएगी। दैट इज अगर आप डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लाएंगे तब ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो एक छोटा सा चेंज है, आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके ये वाली टेबल पूरी बना भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट चेंज कि सर ये जो डीआरआई बनाने की रिक्वायरमेंट थी इसे अब कर दिया गया है रिलैक्स। तो जो बाकी लिस्टेड कंपनीज है सर, बाकी कौन सी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इनको छोड़कर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर वो डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगी तो आज के बाद उन्हें डीआरआई बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनके हाथ में थोड़ी सी लिक्विडिटी इंक्रीज की जा रही है। नीचे यही मैंने इफेक्ट में लिखा है, नाउ लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डीआरआई फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। तो एक छोटा सा चेंज आया इन द रूल ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारा स्टैटिक इक्विटी शेयर्स के रूल का एक छोटा सा चेंज आया 5 से 10 साल, और एक छोटा सा चेंज आया डिबेंचर्स के रूल का। नेक्स्ट सर हमारी अमेंडमेंट आ रही है जनरल मीटिंग के चैप्टर में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी ही छोटी सी अमेंडमेंट है, एंड अमेंडमेंट का एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है जो कोविड-19 की वजह से आई थी। तो ये वाली सर जो अमेंडमेंट है किस पे एप्लीकेबल है, ये उन कंपनीज पर एप्लीकेबल है जिन्हें करनी है एजीएम। पर एजीएम कौन सी कंपनीज की सर, वो वाली कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को, है सर। मतलब तो सर वैसे तो एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हमने पढ़ा था कि 31 मार्च को अमूमन खत्म होता है, पर सेक्शन 2 क्लॉज 41 में जब आपने फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने सीखा था कि एक कंपनी चाहे तो वो एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकती है।
दैट इज, एक कंपनी को अलाउड है कि आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो। कौन सी कंपनी सर? जो किसी भी बाहर वाली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, तो कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए वो एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है। उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले वो अप्रूवल हम एनसीएलटी से लेते थे, पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं। तो ये वाली जो क्लैरिफिकेशन आई है सिर्फ उन कंपनीज के लिए आई है जिन्होंने इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हुए अपना फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर वाला फॉलो कर रखा है। दैट इज, जिन जिन कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है, उनके लिए आई क्लैरिफिकेशन। और उनके लिए क्लैरिफिकेशन किस चीज के रिगार्डिंग आई? रिगार्डिंग एजीएम। तो सर वैसे तो हमने एजीएम की लिमिट सेक्शन 96 में पढ़ी थी, वहां पे 3 लिमिट्स आती थी जिससे हम एजीएम की टाइमलाइन कंप्यूट करते थे। पर उसमें वन ऑफ द सिग्निफिकेंट लिमिट कौन सी होती थी? कि हर कंपनी को अपनी एजीएम करनी होती है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होती 6 महीने के अंदर। तो सर ये वाली जो कंपनीज थी जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है, तो इन्हें 6 महीने के अंदर अंदर एज पर दिस लिमिट अपनी एजीएम करनी होती थी। और सर यहां से 6 महीने काउंट करते थे, तो लिमिट क्या होती थी? 30 जून 2020। दैट इज, इन कंपनीज को 30 जून 2020 तक अपनी एजीएम करनी थी। और सर इन कंपनीज ने दिक्कत क्या फेस करी? सर अगर आपको याद हो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वाला पीरियड कौन सा था? ये वाला पीरियड था लॉकडाउन का। तो इन कंपनीज को दिक्कत आई सर कि हम अपनी एजीएम करेंगे कैसे। तो यही पहले पॉइंट में लिखा गया कि सर काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव की गई कि ड्यू टू कोविड-19 जिन कंपनीज का फाइनेंशियल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, वो अपनी एजीएम 6 महीने के अंदर कैसे करें। तो सर उसी के लिए क्लैरिफिकेशन आई और इन कंपनीज को एक बेनिफिट देकर के क्या कहा गया कि सर हम आपका ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है इसे बढ़ा करके कर रहे हैं 9 मंथ्स। तो आप अपनी एजीएम 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज आप 30 सितंबर, 6 महीने के बजाय आप 30 सितंबर 2020 तक अपनी एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा चेंज आया और ये वाला चेंज सिर्फ उन कंपनीज के लिए आया है जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 19 को खत्म होता है। ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म होता है तो उसके लिए तो 30 सितंबर वैसे ही टाइम लिमिट आया करती थी 6 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च। तो ध्यान रखना, ये वाली जो अमेंडमेंट आई है सिर्फ उन कंपनीज के लिए आई है जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता है। क्या सर इन कंपनीज को दिक्कत नहीं आएगी अपनी एजीएम करने में? बिल्कुल दिक्कत आएगी। तो उसी के लिए बाद में एक और अमेंडमेंट आज ही के दिन हम देखेंगे, एक और फैसिलिटी लाई गई थी जिससे बाकी की कंपनीज भी अपनी एजीएम कर पाएंगे। पर ध्यान रखना, दिस वाली अमेंडमेंट, दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था। तो उनको 6 महीने के बजाय 9 मंथ्स का यहां पे टाइम पीरियड दिया गया। अगली अमेंडमेंट आ रही है सर आपके सीएसआर के सेक्शन की, सेक्शन 135 की, देख लेते हैं सर। तो यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। अगर कोई कंपनी इन जगहों पे अपना खर्चा करती है सीएसआर का, तो उसे एडमिसिबल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स आपके शेड्यूल 7 में एंटर किए गए, फटाफट से वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सर अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है किसको? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो वो भी आपका सीएसआर के अंदर काउंट होगा। या वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन सीएसआर। नेक्स्ट सर एक और चीज क्या ऐड की गई? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर कोई कंपनी इन एरियाज में अपना सीएसआर का खर्चा करना चाहती है तो वो काउंट होगा। पर सर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वन अभी के लिए आया हमारा, दैट इज पॉइंट नंबर 3, एंड वो क्या है सर? एक और क्लैरिटी लाई गई और ये क्या कहा गया कि अगर कोई कंपनी अपना खर्चा कर रही है कोविड-19 के तरफ, जिस समस्या से सारी दुनिया गुजर रही है, अगर कोविड-19 को रोकने के लिए, कोविड-19 के अगेंस्ट टैकल करने के लिए कोई भी कंपनी सीएसआर का खर्चा करती है तो उसे भी सीएसआर में काउंट किया जाएगा। दिस इज मच अवेटेड अमेंडमेंट और ये बिल्कुल बनती है सर कि ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर कोई भी कंपनी कोविड-19 से फाइट करने के लिए कोई एक्सपेंस कर रही है तो सेक्शन 135 के सीएसआर के खर्चे में उसे काउंट किया जाएगा। सपोज किसी कंपनी ने कैंप्स लगाए, लोगों को घर पहुंचाया, तो वो सारी चीजें आपकी सीएसआर के खर्चे के 2% के खर्चे में काउंट बिल्कुल की जाएगी। एंड सर शेड्यूल 7 में आइटम नंबर 1 आती है, आइटम नंबर 12 आती है, उसके अंदर ये वाला खर्चा काउंट हो जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लाइकवाइज आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पॉइंट्स के अंदर कोविड-19 का खर्चा काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए। अगर कोई कंपनी इन पॉइंट्स के तरफ अपना खर्चा कर रही है तो वो बिल्कुल आपका सीएसआर के खर्चे में काउंट किया जाएगा। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई आपकी सीएसआर के सेक्शन में। अगली अमेंडमेंट आ रही है सर आपकी एग्जम्पशन फॉर गवर्नमेंट कंपनी। ये सर कोई नई एग्जम्पशन नहीं आई है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। जैसा कि हमने क्लासेस में बार बार पढ़ा था कि 5 जून 2015 को 4 कैटेगरीज ऑफ कंपनी के लिए काफी सारी एग्जम्पशंस आई थी, जिसमें आपकी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज कवर्ड थी। तो उनके लिए काफी सारी एग्जम्पशंस आई थी। तो उस 5 जून 2015 वाली नोटिफिकेशन के अंदर ही कुछ चेंजेस या कुछ एडिशंस किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये कोई नई एग्जम्पशन नहीं है, वो पुराने एग्जम्पशन के अंदर ही कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इन टोटलिटी 3 चेंजेस है। देखते हैं सर क्या क्या चेंज आ रहा है।
तो सबसे पहला चेंज आ रहा है सर एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। सर सेक्शन 2 क्लॉज 45 तो सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल ना लायक हो, गवर्नमेंट कंपनी का ही सेक्शन है। तो एक बार आपको सेक्शन पे ले चलता हूं। चलिए जी, तो हमारा गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन आया था, सेक्शन 2 क्लॉज 45। तो सेक्शन क्या कहता है सर, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनती है, जब मिनिमम 51% की पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिला के या उनकी सब्सिडरी कंपनी। तो किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब माना जाता था, जब उसके अंदर मिनिमम 51% की क्या हम देखते थे, पेड अप शेयर कैपिटल। 51% की पेड अप शेयर कैपिटल। और हमने यहां पे सीखा था सर पेड अप शेयर कैपिटल में आपका क्या क्या काउंट होता है, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, क्योंकि यहां पे वर्ड आ रहा है पेड अप शेयर कैपिटल। तो सर यहां पे चेंज क्या है वो देखते हैं। अब चेंज बस इतना सा है सर कि एक एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे इंसर्ट करनी है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और सर वो एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। एक बार इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है सर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। तो सर अगर मैं अमेंडमेंट को सिंपली पढ़ूं तो वो बस इतना कहना चाह रही है कि अगर किसी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करे हैं, या जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं डीवीआर, तो उस गवर्नमेंट कंपनी के लिए आप यहां पे वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या पढ़ लेना, टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर या शॉर्ट में हम कहते हैं टीवीपी। सर इसका इंपैक्ट क्या है, तो इसको समझते हैं एक बार। तो सर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं दो टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज का। सपोज एक हम एग्जांपल ले लेते हैं एनसीसी लिमिटेड का, सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बीपीसीएल का। सर जो एनसीसी लिमिटेड है उसकी बैलेंस शीट में अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। दैट इज इस कंपनी ने सिर्फ नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, आज तक डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं किए। ऑन द अदर हैंड बीपीसीएल ने नॉर्मल इक्विटी शेयर आपके इशू कर रखे हैं और डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स भी इशू कर रखे हैं। अब सर एनसीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, इसके लिए हम क्या क्राइटेरिया देखेंगे, हम देखेंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास मिला मिलू के इसके 51% की पेड अप शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। दैट इज अगर किसी कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं करे हैं तो वो गवर्नमेंट है या नहीं, उसके लिए आप 51% का क्राइटेरिया किस चीज के लिए देखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। पर सर अगर किसी कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू कर रखे हैं तो वो गवर्नमेंट है या नहीं, उसके लिए आप 51% की आज के बाद पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, 51% की टोटल वोटिंग पावर। क्योंकि सर ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से या खुद को बीपीसीएल लिमिटेड में एक शेयर देके बहुत ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्वायर कर ले। तो ऐसा पॉसिबल है कि बिकॉज यहां पे डीवीआर है तो सरकार के पास यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल का तो 51% नहीं है पर वोटिंग पावर का 51% आ गया। तो उसी चीज को यहां पे टारगेट किया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं है तो पुराना लॉ वही वाला रहेगा कि सर आपको गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 51% की पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया देखना है। पर अगर उस कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू कर रखे हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे कि सरकार के पास उस कंपनी की 51% की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। और टोटल वोटिंग पावर को मैं दोबारा से डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, पर टोटल वोटिंग पावर में हम जनरली क्या देखते हैं, बस इक्विटी देखते हैं। प्रेफरेंस वाला कभी कभी आ सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस, जो हमने सेक्शन 47 में डिस्कस किया था। तो ध्यान रखना, क्वाइट सिग्निफिकेंट चेंज कि सर अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में डीवीआर वाले शेयर नहीं है तो वो गवर्नमेंट है, सॉरी, या किसी कंपनी में डीवीआर वाले शेयर नहीं है तो वो गवर्नमेंट है, उसके लिए 51% की पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया देखोगे। ऑन द अदर हैंड अगर उस कंपनी में डीवीआर वाले शेयर हैं तो वो गवर्नमेंट है या नहीं, उसके लिए आप 51% की टोटल वोटिंग पावर का क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई बट क्वाइट सिग्निफिकेंट वन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगला चेंज आ रहा है सर इन केस ऑफ सेक्शन 4 मेमोरेंडम। तो कह रहा है सर इन सेक्शन 4(1)(a) the words in case of public limited company or the last words private limited in case of private limited company shall be omitted। तो सर सेक्शन 4 के अंदर गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये हमें कुछ वर्ड्स ओमिट करने को बोल रहा है। तो एक बार सेक्शन 4 पे जाकर के देख लेते हैं सर कौन से वर्ड्स ओमिट करने को बोल रहा है। चलिए जी, तो ये कह रहा है सर गवर्नमेंट कंपनी के लिए आप सेक्शन 4(1)(a) में से इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड से लेकर प्राइवेट लिमिटेड तक ये वर्ड कर दीजिए ओमिट। दैट इज सर ये वाले वर्ड्स आपको करने हैं ओमिट फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी।
कहने का मतलब क्या है सर, आज के बाद एक गवर्नमेंट कंपनी का नाम किस वर्ड से खत्म होगा सर, वर्ड लिमिटेड से। दैट इज किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड नहीं होगा। गवर्नमेंट कंपनी के नाम के एंड में आपको हमेशा वर्ड्स कौन से मिलेंगे, लिमिटेड। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा चेंज है कि नेम ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी टू एंड विद द वर्ड्स लिमिटेड। तो ये दूसरा चेंज आया फॉर गवर्नमेंट कंपनी। तो पहला चेंज हमारा डीवीआर वाला आया, दूसरा चेंज हमारा नेम क्लॉज का आया, और तीसरा और आखिरी चेंज जो गवर्नमेंट कंपनी के लिए किया गया, तो सर गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक चेंज आ रहा है आपका सेक्शन 188 में। सर सेक्शन 188, तो ये सर हमारा कौन सा सेक्शन होता था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो जब हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन 188 पढ़ा था, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे कि किसी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आपने कोई स्पेसिफाइड 6 ट्रांजैक्शंस करी हैं तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती थी। अगर वो लिमिट से एक्सीड होती थी तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेना रहता था। तो उसके रिगार्डिंग एक चेंज आ रहा है सर। चेंज क्या है देखते हैं। तो ध्यान रखना सर, ये कोई नई एग्जामिशन नोटिफिकेशन नहीं है। सिमिलर एग्जामिशन ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेक्शन 188 में थी। तो मैं आपको 188 पर लेकर चलता हूं, पुरानी एग्जामिशन देखते हैं और देखते हैं उसमें चेंज क्या हुआ है। चलिए जी, तो हमारा सेक्शन 188 आता था। यहां पे हमने रिलेटेड पार्टी का मतलब देखा था, ये स्पेसिफाइड हमने ट्रांजैक्शन देखी थी कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ये वाली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन आप पे अप्लाई करता था। और इसके बाद आता था इसका फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजोस क्या कहते थे सर, तो ये प्रोवाइजो कहता था अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ये वाली 7 स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ये वाली ट्रांजैक्शंस करी हैं और वो एक लिमिट से ज्यादा है, एक्सीडिंग दी सम प्रिस्क्राइब्ड, तो आपको मेंबर से लेना पड़ता था ओआर से अप्रूवल। दैट सर, अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ इन लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करी थी तो आपको ओआर से लेना होता था अप्रूवल। और उसमें सेकंड प्रोवाइजो कहता था अगर मेंबर खुद एक रिलेटेड पार्टी है तो वो उस केस में इस ओआर पे वोट नहीं डाल सकता। तो ये दो प्रोवाइजोस आए थे। इन दोनों प्रोवाइजो के लिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए पहले से ही एक एग्जाम्पशन थी। तो अगर आप सेक्शन के एंड में आएंगे, यहां पे एक छोटी सी करेक्शन करना प्लीज, मैंने आपको बुक में करवाई भी थी। तो यहां पे जो सेक्शन 186 हमने लिखा था इसको काट के यहां पे लिखना फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188। हाँ जी, तो पुरानी एग्जाम्पशन क्या कहती थी सर, तो पुरानी एग्जाम्पशन कहती थी सर ये लिमिट एक्सीड करना, मेंबर से ओआर से अप्रूवल लेना, ये वाली बात एक गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं करेगी। दैट इज सर, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है लिमिट से ज्यादा, तो कोई ओआर वाली बात की जरूरत नहीं है। कब, अगर गवर्नमेंट कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसके साथ कर रही है, अ गवर्नमेंट कंपनी इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी। और इसमें क्लॉज बी आता था, गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्लीज आप इसको रीड करना। ये तो सर पुराना लॉ हो गया। अब नया लॉ यहां पे क्या कहता है सर, नए लॉ ने यहां पे बस छोटे से कुछ चेंज किए हैं एंड यहां पे कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। तो ये एग्जाम्पशन हम पहले बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते थे, इसका बड़ा एक ओवरव्यू देखते थे, पर क्योंकि अब अमेंडमेंट आई है उसकी वजह से ये वाली एग्जाम्पशन हो गई काफी इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जाम्पशन का आपको ध्यान रखना होगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर आई है अमेंडमेंट। तो अब आपको ये पुरानी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, अब बस ये नई वाली देखना। बड़ा एक छोटा सा चेंज है, एक बार देखते हैं क्या चेंज है। तो ये कहना चाह रहे हैं सर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188, दैट इज सर अगर आप एक रिलेटेड पार्टी के साथ गवर्नमेंट कंपनी लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो उस केस में आपको ओआर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है सर, देखते हैं। पहला पॉइंट सर, अ गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय इट विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो अगर मैं यहां पे कहूं तो सेक्शन 188 का फर्स्ट प्रोवाइजो एक गवर्नमेंट कंपनी पर कब अप्लाई नहीं करेगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। पहले एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में यहां पे सिर्फ वर्ड गवर्नमेंट कंपनी लिखा होता था, पर अब यहां पे गवर्नमेंट कंपनी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्ड्स को भी ऐड कर दिया गया। दैट इज अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करी और बाई चांस ये लोग आपकी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं और वो लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो क्या आपको ओआर पास करने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे दो एडिशन किए गए कि अगर सपोज भारत पेट्रोलियम, मैं कहता हूं भारत पेट्रोलियम आज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये तो सर पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर, या गवर्नमेंट कंपनी आप किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सबसे पहली बात, अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट
other than those referred to in clause A, in case such company obtains approval of ministry or department of central government which is administratively in charge of the company, or as the case may be the state government, before entering into such contract or arrangement. That is sir, ये दूसरा केस कौन सी केसेस को कवर कर रहा है? तो सर पहले केस के अंदर तो गवर्नमेंट कंपनी, अगर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फिर आया सर दूसरा केस। दूसरा केस सर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पर हो रहा है एप्लीकेबल। सर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? अगर गवर्नमेंट कंपनी इन तीनों के अलावा किसी भी रिलेटेड पार्टी, किसी भी दूसरी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दैट इज सर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या फॉल करेगा? एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी रिलेटेड पार्टी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे हो रहा है सर कैटेगराइजेशन। जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहां पे हो रहा है कैटेगराइजेशन, या तो आप हैं लिस्टेड या आप हैं अनलिस्टेड। तो सर अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और आप अदर पार्टीज के साथ कोई रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो लिमिट से ज्यादा है, क्या आपको ओआर से अप्रूवल लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। पर सर अगर आप एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी हो, आप कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी और पर्सन के साथ, तो उस केस में लिमिट से ज्यादा में क्या आपको ओआर पास कराने की जरूरत है? नहीं है सर। पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्री उस गवर्नमेंट कंपनी को एडमिनिस्टर करती है, उससे लेना पड़ेगा अप्रूवल। दैट इज आपको अलग से ओआर पास कराने की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं चीजों को सम अप करूं तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर आप एक लिमिट से ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो तो ओआर की रिक्वायरमेंट कब कब नहीं आएगी? अगर गवर्नमेंट कंपनी ने ट्रांजैक्शन करी है किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड केस सर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो बच गए, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी ने किसी तीसरी अदर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर वो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड है तो उस केस में आपको ओआर पास कराना पड़ेगा अगर वो ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा है। पर अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है, सपोज वो गवर्नमेंट कंपनी अनलिस्टेड है, तो उस केस में आपको ओआर पास कराने की जरूरत नहीं है, आप बस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ले लीजिएगा अप्रूवल। तो पहले एग्जाम्पशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर क्योंकि अब इसमें अमेंडमेंट आई है उसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज आपको याद रखना है। तो इसको मैं फिर से समअप कर देता हूं कि सर गवर्नमेंट कंपनी ने अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको ओआर पास करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है। पर बाकी गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड, दैट इज अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, अगर क्लॉज ए के अलावा उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी अगर आप ले लेते हैं सीजी का अप्रूवल। तो ये छोटा सा डायग्राम आप यही एग्जाम्पशन नोट्स में बना सकते हो, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बाद में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलेगा, तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई वुड से गवर्नमेंट कंपनीज के लिए यहां पर आई। आगे आ रही है सर आपकी अमेंडमेंट इन दी टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो हमारा डायरेक्टर्स का पहला चैप्टर था, ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 11 था, तो उसमें आइए कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं सर। तो एक अमेंडमेंट सर आ रही है आपकी रूल 6 में। ये रूल 6 रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रूल 6 में की गई हैं कुछ अमेंडमेंट्स। तो एक बार आपको मैं रूल 6 पे ले चलता हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटा बैंक से जुड़ा हुआ रूल था। चलिए, तो ये आपका रूल 6 आता था, और ये रूल 6 किस चीज से डील करता है सर? कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड बाय पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो रूल 6 ने सर एक बात करी थी कि अगर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है तो उसे एक सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा। तो एक सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट आई थी, और सर आपका ये वाला टेस्ट कंडक्ट कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर। तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर है। तो किसी भी पर्सन को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसे ये सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होता था। तो सर जितने भी नए डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, दैट इज कोई भी नया पर्सन अगर बनना चाहता था उसे भी ये टेस्ट पास करना था, और जितने भी पुराने लोग थे, दैट इज पुराने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काम करते आ रहे थे, दैट इज जिस दिन ये अमेंडमेंट आई थी सर, आपकी अमेंडमेंट किस दिन आई थी? 1 दिसंबर 2019। तो 1 दिसंबर 2019 को ऑलरेडी अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था उसे भी ये टेस्ट पास करना होता था। उसको टाइमलाइन कितना दिया गया था? 3 मंथ्स। दैट इज सर 1 दिसंबर 2019 को अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उस दिन ये रूल आ गया था, और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपको ये सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना जरूरी था। बस हाँ, एक बेनिफिट दिया गया था सर, अगर कोई पुराना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था तो उसे ये सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दैट इज सर जितने पुराने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन्हें 3 महीने में वाला टेस्ट पास करना तो था, पर यहां पे आया था एक बेनिफिट कि अगर वो पर्सन 10 साल से डायरेक्टर है या केएमपी है किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी का या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल थी 10 करोड़, तो उसे ये वाला टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं थी। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स में एक छोटे से चेंजेस आए, देख लेते हैं सर। एक चेंज तो सर क्या आया
जो पुराने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता था, उस 3 महीने के समय को बढ़ा करके कर दिया गया है 10 मंथ्स। सर यहाँ पे आपने 5 और 7 को लिख के काटा क्यों? क्योंकि इस 3 महीने के समय को बढ़ा के पहले 5 महीने किया गया, फिर 7 महीने किया गया, फिर 10 महीने किया गया। तो आपको सीधा 10 महीने का टाइमलाइन ध्यान कर रखना है। तो जितने भी पुराने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्हें 10 महीने का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। 10 महीने सर काउंट कहां से होंगे? 1 दिसंबर 2019। 10 मंथ्स तक आप ये सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, काफी सालों से आप कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, तो आपके लिए वाला टेस्ट है एग्जाम। इस वाली लिमिट में भी आया है चेंज। सर चेंज क्या है सर? इस प्रोवाइजो को कर दिया गया है चेंज, और चेंज करके क्या कहा गया सर? प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served as director और KMP for a period of not less than 10 years। यहां तक तो सर सेम है, पर सर 10 साल तक अगर आप डायरेक्टर या KMP थे, कौन सी कंपनी के? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, सेम बात है सर। या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, ये बात भी सेम है सर। यहां पे एक तीसरा पॉइंट ऐड कर दिया गया, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज सर अगर कोई पर्सन 10 साल से डायरेक्टर था किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल थी 10 करोड़, या अब एक नया पॉइंट क्या आ गया, या अगर आप किसी लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर रहे हैं 10 साल से, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए ये वाला टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। अब सर पॉइंट बनता है कि यहाँ पे कौन से केसेस फॉल करेंगे? यहाँ पे वो वाले केसेस फॉल करेंगे उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के जो कंपनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल SBI। तो SBI इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पर एक कंपनी एक्ट के अंदर बनी हुई कोई कंपनी नहीं है। तो अगर कोई पर्सन 10 साल से SBI के डायरेक्टर रहे हैं, वो SBI के अंदर 10 साल से डायरेक्टरशिप होल्ड करते थे, SBI इज अ लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, तो उन्हें ये वाला टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल चेंज नीचे आया कि कंपनीज को हटा के वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट किया गया। ये वाली अमेंडमेंट यू कैन कट, बट ध्यान रखना ये दो बड़े सिग्निफिकेंट चेंज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज रिसेंटली ही ये रूल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ध्यान रखिएगा सर, पुराने डायरेक्टर को 10 महीने का समय दिया जा रहा है, पर अगर आप इन 3 पॉइंट्स में फॉल कर जाएंगे, 10 साल से आप इन कंपनीज में डायरेक्टर थे, तो उस केस में सर आपको सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द अमेंडमेंट इन रूल 6। अगली सर अमेंडमेंट आ रही है आपकी बोर्ड मीटिंग रूल्स में। क्वाइट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सर, और ये वाली अमेंडमेंट भी जो आपकी आई है कोविड-19 की वजह से ही आई। देखते हैं सर चैप्टर 12 में क्या अमेंडमेंट आ रही है। चलिए सर, तो चैप्टर 12 में सर हमारा एक रूल आता था, रूल 4। रूल 4 आपको क्या बताता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट रूल है, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस रूल से। तो ये रूल आपको बताता था सर कुछ ऐसे बिजनेसेस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते। दैट इज सर, यहां पे आप 5 बिजनेस पढ़ते थे, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करेगी, या मीटिंग रिलेटेड टू अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर एटसेट्रा। तो सर यहां पे डायरेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना अलाउड नहीं था। लॉ मेकर कहते थे सर ये वाले बिजनेसेस बड़े क्रूशियल है, डायरेक्टर्स आप लोग मिलिए और ये वाली बिजनेस करिए। हाउएवर यहां पे एक प्रोवाइजो था कि अगर फिजिकल कोरम प्रेजेंट है तो बाकी के डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकते थे। तो सर यहाँ पे एक चेंज क्या आया? यहाँ पे एक छोटा सा चेंज बस ये आया सर कि यहाँ पे एक नया सब रूल 2 इंसर्ट किया गया, और क्या बोला गया? तो लॉ में करने का सर ये जो ऑलरेडी पॉइंट आ रहा है इसको तो आप मान लेना सब रूल 1, और इसके बाद एक नया सब रूल 2 इंसर्ट करना, क्या? फॉर द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम 19 मार्च 2020 एंड एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2020। दैट इज सर 19 मार्च जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो 19 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक जो ये वाले मैटर्स लिखे हैं, दे मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। दैट इज सर ये लॉकडाउन के पीरियड के दौरान 19 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक, दैट इज टिल 30 सितंबर, आप ये वाले बिजनेसेस कंडक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। क्या सर ये चीज अलाउड होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 वो सारे डायरेक्टर्स मिल ही नहीं सकते, तो ये बिजनेसेस डिस्कस हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट दिया गया कि कंपनीज आप ये वाली मीटिंग्स आज इस टाइम पीरियड के, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना सर, ये वाला जो बेनिफिट आपको सिर्फ 30 सितंबर तक के लिए दिया गया, उसके बाद अगर आपको ये बिजनेसेस करने होंगे तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है। तो थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया लॉकडाउन पीरियड में कि आप ये वाले बिजनेस इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। चलिए सर, तो आपका डायरेक्टर्स के सेकंड चैप्टर की अमेंडमेंट कवर हुई, दैट इज चैप्टर नंबर 12 की। नेक्स्ट सर आपकी अमेंडमेंट आ रही है इन दी चैप्टर ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, दैट इज चैप्टर नंबर 13 इन आवर बुक। इस पे जितने चांद सितारे लगाने लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये अमेंडमेंट इस साल आई थी तो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी। ये वाला रूल सीएस स्टूडेंट्स का कुछ ज्यादा ही, या सीएस प्रोफेशन का आई वुड से कुछ ज्यादा ही फेवरेट रूल है, दैट इज रूल 8A। जैसे मैंने 8A बोला होगा आपके दिमाग की घंटी बजी होगी।
आपको कुछ कुछ चीजें याद आ रही होंगी सर, रूल 8A। चलिए सर, तो सर ये रूल 8 और रूल 8A, ये रूल्स किस चीज के थे सर? तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की बातें करते थे। तो लेट मी टेक यू डाउन टू द मेमोरी लेन, आपको पुरानी यादें थोड़ी सॉरी पुरानी बातें थोड़ी सी याद दिलाता हूं। तो सर कंपनी लॉ में एक रूल 8 होता था, और वो कहता था सर कब एक कंपनी के अंदर केएमपी होने जरूरी है, दैट इज की मैनेजरल पर्सनल की रिक्वायरमेंट। की मैनेजरल पर्सनल में सर क्या सीएस आता है? बिल्कुल, सीएस भी एक केएमपी है। तो एक कंपनी को केएमपी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट कब होती थी? तो सर एक कंपनी को केएमपी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ कब होती थी? या तो वो लिस्टेड, या वो हो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल थी 10 करोड़। दैट इज जब कंपनीज एक्ट 2013 बना, ये रूल 8 आया था, और उसने कहा था सर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, तो आपको केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, वरना नहीं है। दैट इज सर इनडायरेक्टली लॉ मेकर ने क्या कह दिया था, आपको सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी सिर्फ इन केस में है। तो जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया था, सीएस प्रोटेस्ट पे उतर गए। उन्होंने कहा सर आपने प्राइवेट कंपनी में सीएस अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट ही हटा दी। एंड काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से एमसीए को अमेंडमेंट करनी पड़ी, और अमेंडमेंट करके वो रूल 8A लेकर के आए थे। और एमसीए ने क्या कहा सर, आज के बाद हर कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी। हम बाकी केएमपी की बात नहीं कर रहे। अगर आप बाकी केएमपी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल सीएफओ, एमडी, तो बाकी केएमपी तो आज भी रूल 8 के हिसाब से ही अपॉइंट होंगे। पर जो सीएस है, सीएस के लिए अलग से एक रूल 8A लॉ के अंदर लाया गया था, और उसने क्या कहा था सर, चाहे आप एक प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर आपकी पेड अप कैपिटल है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, तो सीएस अपॉइंट करना है मैंडेटरी। तो सीएस को एक बेनिफिट दिया गया सर कि पब्लिक कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी, अगर इनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें सीएस अपॉइंट करना है मैंडेटरी। तो सर इस रूल 8A में किए गए हैं कुछ चेंजेस। और क्या चेंजेस किया गया सर? तो सर रूल 8A को पूरा ही पलट दिया गया, और अब यहां पे क्या लिख दिया गया सर, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ शैल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। दैट इज सर इस 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 10 करोड़। पर सर यहां पे तो सिर्फ वर्ड प्राइवेट कंपनी लिख दिया कि सर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, सिर्फ उसमें सीएस होना चाहिए। तो सर क्या पब्लिक कंपनी में सीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल नालायक हो, क्योंकि पब्लिक कंपनी का पॉइंट तो ऊपर ही कवर्ड है। तो ऊपर वाले रूल 8 में लॉ मेकर ने लिख दिया था कि अगर लिस्टेड हो सीएस चाहिए, और बाकी केएमपीज भी चाहिए। अगर आप पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, सीएस भी चाहिए, बाकी केएमपीज भी चाहिए। पर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो बाकी केएमपीज की तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर सीएस आपको जरूर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया 10 करोड़। तो ध्यान रखना सर, अगर मैं समअप कर दूं सारी बातों को, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो सर उस केस में सीएस एंड अदर केएमपीज आई वुड से, तो आपको सीएस भी अपॉइंट करना है, अदर केएमपीज भी अपॉइंट करना है। अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, तो आपको सीएस भी अपॉइंट करना है, अदर केएमपीज भी अपॉइंट करना है। लाइकवाइज अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, तो सीएस भी चाहिए, एंड अदर केएमपीज की रिक्वायरमेंट यहां पे आपके लिए अब नहीं है। यहां पे पहले भी नहीं थी, तो यहां पे सिर्फ सीएस की रिक्वायरमेंट आपके लिए आ जाएगी। तो एक छोटी सी टेबल आप ध्यान रखना। नेट नेट अगर मैं इंपैक्ट कहूं तो इंपैक्ट क्या पड़ा सर, पहले जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ होती थी, उन्हें सीएस अपॉइंट करना पड़ जाता था, पर अब उसकी लिमिट बढ़ा के कितने की गई? 10 करोड़। तो सर क्या ये सीएस के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? तो सर फ्रॉम द प्रोफेशन स्टैंड पॉइंट गलत बात है, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर मैं कॉर्पोरेट के स्टैंड पॉइंट से कहूं शायद सही भी हो सकता है। पर सर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे सीएस के साथ सही नहीं किया गया वुड से, यहाँ पे आपकी पावर्स को कम किया गया, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए इसी चैप्टर के अंदर एक और अमेंडमेंट की गई, और वो अमेंडमेंट की गई रूल 9 में। रूल 9 सर आपका किस चीज का है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो जहां एक कंपनी के अंदर सीएस को अपॉइंट करना मैंडेटरी 5 करोड़ वाले केस में होता था, उसको बढ़ा के 10 करोड़ किया गया। सेक्रेटेरियल ऑडिट के दायरे को कर दिया गया यहाँ पे वास्ट। तो एक बार आपको रूल 9 पे लेकर चलता हूं। पुराना रूल 9 क्या कहता था? चलिए जी, तो किस किस कंपनी को सर सेक्रेटेरियल सॉरी, किस किस कंपनी को सर सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना मैंडेटरी हुआ करता था? तो सर हर पब्लिक कंपनी जिस सॉरी आई वुड से सारी लिस्टेड कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना होता था, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल थी 50 करोड़, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर थी 250 करोड़। दैट इज, अगर मैं कहूं तो यहां पे किसी प्राइवेट कंपनी के लिए कभी भी सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी नहीं। सर सेक्रेटेरियल ऑडिट सिर्फ कौन कर सकता है? सीएस इन प्रैक्टिस। तो सर यहां पे चेंज किया गया, और यहां पे क्लॉज ए और बी के बाद एक नया क्लॉज सी इंसर्ट किया गया।
और सर नया क्लॉज सी इंसर्ट करके क्या कहा गया, और किन किन कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है, एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ 100 करोड़। तो सर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है एवरी कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे पब्लिक भी कवर्ड है, प्राइवेट भी कवर्ड है। दैट इज, अगर किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी ने किसी बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन ले रखा है तो उसको कराना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सर जहां रूल 8A में सीएस को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट को वास्ट कर दिया गया, सिर्फ 10 करोड़ के केस में सीएस आज के बाद अपॉइंट होगा, ऑन द अदर एंड आपकी पावर को यहां पे इंक्रीज किया गया एंड कहा गया सर आज के बाद हर पब्लिक प्राइवेट कंपनी जिसने बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करी होगी उसको कराना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट। और बोरोइंग की लिमिट कितनी है सर, 100 करोड़। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है भी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। जितने चांस से तरह लगाने लगा लो कि सर लिस्टेड कंपनीज में सेक्रेटरियल ऑडिट होगा, अनलिस्टेड यहां पे आज भी पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है उसमें होगा, पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर है 250 करोड़ उसमें होगा, पर क्लॉज सी में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों कंपनीज को कवर किया गया अगर उनकी बोरोइंग्स है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। पर ध्यान रखना भाई, बोरोइंग्स आपको सिर्फ कौन सी देखनी है, जो बोरोइंग ली गई होंगी या जो लोन्स लिए गए होंगे बैंक या पीएफआई से। अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने डायरेक्टर वगैरह से लोन ले रखा है वो यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बैंक और पीएफआई वाला लोन ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बोथ द अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एंड यहाँ पे बस एक एक्सप्लेनेशन से क्लैरिफिकेशन आ रही है कि आपको पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन पिछले लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखना रहेगा। चलेगा, तो ये आपके अमेंडमेंट्स आई इन द चैप्टर ऑफ मैनेजरियल पर्सनल या रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो चैप्टर 13 की हमारी अमेंडमेंट्स पूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स गाइस, ध्यान रखिएगा। अगली अमेंडमेंट आ रही है सर आपके कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के चैप्टर में, सेक्शन 230। तो जो सेक्शन 230 हम लोग पढ़ा करते थे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, उस सेक्शन के अंदर 2 सब सेक्शन थे जो आज तक नोटिफाई नहीं हुए थे, तो हम कभी क्लास में उनको पढ़ते भी नहीं थे। दैट इज, इस सेक्शन के 2 सब सेक्शन थे जो आज तक कभी नोटिफाई नहीं हुए थे, तो इन्हें हम कभी क्लास में पढ़ते ही नहीं थे। इन दोनों सब सेक्शन को अब नोटिफाई कर दिया गया है 3 फरवरी 2020। दिस अमेंडमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट, एग्जामिनेशन के लिए आप छोड़ सकते हो। कहना क्या चाहते हैं ब्रीफ में मैं बता देता हूं। तो सब सेक्शन 11 क्या कह रहा है सर, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट may include a takeover offer made in such manner as may be prescribed। दैट इज सर, आज के बाद अगर एक कंपनी चाहे तो वो किसी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर सकती है, उसके सारे शेयर्स या उसके सब्सटेंशियल शेयर्स खरीद सकती है, और ये करने के लिए वो कंपनी स्कीम बना सकती है। दैट इज सर, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के थ्रू किसी कंपनी का टेक ओवर किया जा सकता है। किसी भी कंपनी के टेक ओवर करने के काफी सारे तरीके होते थे, हमने सीखा था सर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करते हो तो उस पर लगता है सेबी का टेक ओवर कोड, और अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी लॉ में एक सेक्शन आ जाता है आपका 235। तो किसी अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर सेक्शन 235 से हो सकता है, लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर कोड से होता था। तो सर आज अनलिस्टेड कंपनी का जो आपको टेक ओवर करना है उसका आपको एक और रास्ता दे दिया गया है। दैट इज सर, सेक्शन 235 में जब आपकी होल्डिंग 90% या 90% मेंबर से अप्रूवल मिलता था तब आप टेक ओवर कर पाते थे। आज अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर आप चाहें तो सेक्शन 235 से कर सकते हैं, या आप चाहो तो 230 की एक स्कीम बनाकर भी उस कंपनी का टेक ओवर कर सकते हो। और 230 में टेक ओवर करने के लिए आपको अप्रूवल कितने से लेना पड़ेगा, मेजॉरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 75% वैल्यू। तो कहीं ना कहीं कंपनी के टेक ओवर को करना थोड़ा सा आसान बनाया जा रहा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता रहा हूं कि आज एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम के जरिए एक कंपनी का टेक ओवर किया जा सकता है। पर ध्यान रखना सर, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करना चाहते हो तो इस स्कीम से काम नहीं चलेगा। यहां पे एक प्रोवाइजो आया और उस प्रोवाइजो ने क्या कहा सर, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी टेक ओवर तो आपको सेबी के टेक ओवर कोड के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो जो सेबी की सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस है, लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर तो उसी के हिसाब से किया जाएगा। नीचे का जो ये सबसेक्शन 12 है, दिस यू में कट, पर ध्यान रखना सर सबसेक्शन 11 आज के दिन आप एक स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट से किसी कंपनी का टेक ओवर कर सकते हो। ये वाली अमेंडमेंट आप एग्जाम के लिए छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सर आपकी एक अमेंडमेंट आ रही है इन द टॉपिक ऑफ स्ट्राइक ऑफ, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट है, देख लेते हैं। तो सर जब कोई भी कंपनी वॉलंटरीली स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करती है सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में, तो उसके साथ उसे देने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट क्या जाता था सर, इंडेमनिटी बॉन्ड, की कंपनी का डायरेक्टर एक इंडेमनिटी बॉन्ड देता है। तो यहां पे एक प्रोवाइजो आ रहा है फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, एंड वो क्या कह रहा है सर, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन विच एंटायर मतलब 100%
पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स मिलकर, या वन और मोर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। फॉर एग्जांपल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करती है, या सर वो गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है इन विच एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय दैट गवर्नमेंट कंपनी, जिस सब्सिडरी में वो गवर्नमेंट कंपनी 100% होल्ड करती है। दैट इज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी के 100% गवर्नमेंट कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड करती है, या वो गवर्नमेंट कंपनी की कोई वॉस में कह सकता हूं कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो वहां पे इंडेमनिटी बॉन्ड सर कौन देगा? बस उसी के रिगार्डिंग छोटा सा पॉइंट है, अ ड्यूली नोटराइज्ड इंडेमनिटी बॉन्ड शैल बी गिवन बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव not below the rank of under secretary or its equivalent in the administrative ministry or department of the government or state government as the case may be on behalf of company। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्री उस कंपनी को गवर्न करती है, उस मिनिस्ट्री में कम से कम अंडर सेक्रेटरी लेवल का बंदा, मिनिमम अंडर सेक्रेटरी लेवल के बंदे के थ्रू ही वो बॉन्ड दिया जाएगा। तो जो मिनिमम अंडर सेक्रेटरी लेवल पे जो पर्सन होंगे उनके थ्रू ही ये बॉन्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलेगा, तो ये छोटा सा फुल ऑफ नेम का टॉपिक हमारा सेटिंग अप में भी आएगा, तो इस पॉइंट को हम सेटिंग अप में भी एक बार रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सर एक अमेंडमेंट, छोटी सी अमेंडमेंट है इन दी टॉपिक ऑफ निधि। तो लास्ट ईयर भी इस टॉपिक में एक चेंज आया था 15 अगस्त 2019 को, ऑलमोस्ट अब एक साल होने वाला अभी। तो 15 अगस्त 2019 चेंज आया था डिक्लेरेशन ऑफ निधीज। दैट इज सर, जितनी भी निधि कंपनीज होती हैं उन्हें देनी पड़ती थी एक डिक्लेरेशन इन फॉर्म NDH4। ये डिक्लेरेशन देके सर वो क्या बताते थे? तो ये डिक्लेरेशन देके वो बताते थे कि हमारी नेट ऑन फंड्स की, मिनिमम कैपिटल की, वो सारी रेशियोज लॉ एज पर लॉ मेंटेन हो गई हैं। तो निधि कंपनी को एक साल का टाइम दिया जाता था ये वाली रेशियोज मेंटेन करने के लिए। तो ये टेबल मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। इस टेबल के अंदर ही बस छोटी सी अमेंडमेंट क्या है सर, तो जितनी भी पुरानी निधि कंपनीज थी, पुराने कंपनी लॉ वाली या जो 15 अगस्त 2019 से पहले बनी थी, तो उन्हें पहले 6 महीने का एक ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था ये वाला NDH4 फाइल करने के लिए। दैट इज ये वाला फॉर्म फाइल करने के लिए उन्हें 6 मंथ्स का टेन्योर दिया गया था। उस 6 महीने के टाइम को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 9 मंथ्स। तो आपकी बुक में 2 जगह 6 मंथ्स लिखा होगा, इसको काट के आप कर लीजिएगा 9 मंथ्स। दैट इज उन्हें 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है NDH4 की फाइलिंग करने या 6 मंथ्स, विच एवर इज लेटर वाली लिमिट थी, उसे लेटर वाली में 6 महीने को हटाकर कितना कर दिया गया है? 9 मंथ्स। तो एक छोटा सा चेंज है आपका निधि कंपनी के टॉपिक में। चलिए, तो these were all the substantial amendments I would say। आगे जो भी अब हम अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं, ये कंपनी लॉ के अंदर परमानेंट अमेंडमेंट्स नहीं है। ये वाली जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये ड्यू टू कोविड-19 आई हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अब हम अमेंडमेंट्स पढ़ने वाले हैं ये बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक सर्कुलर के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो ये वाली अमेंडमेंट्स हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 आई हैं। तो इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, पेपर में अलग से सवाल आ सकता है कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए कंपनीज एक्ट में क्या स्पेशल मेजर्स लिए गए। तो यहाँ पे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, 5-6 पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि सर कोविड-19 को टैकल करने के लिए कंपनी लॉ में कौन से स्पेशल अमेंडमेंट्स या कौन से स्पेशल चेंजेस किए गए ताकि लॉ को कंप्लाई किया जा सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। देखते हैं सर क्या क्या चेंजेस यहाँ पे लाए गए, फटाफट से सारे पॉइंट्स देखते हैं सर। तो कोविड-19 आउटब्रेक को डील करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर किए गए थे कुछ चेंजेस। पहला बेनिफिट सर क्या दिया जा रहा है? नो एडिशनल फीस शैल बी चार्ज्ड फॉर लेट फाइलिंग ड्यूरिंग अ मॉरेटोरियम पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। दैट सर, कंपनीज अगर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2020 इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड को सरकार एक मॉरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर रही है, इस पीरियड के दौरान अगर कोई फॉर्म फाइलिंग कर रही है तो उस पर कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी। अब सर वो टाइम लिमिट कैसे कंप्यूट होगा, फीस का टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे फीस नहीं लगेगी? तो उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम अलग से एक सर्कुलर लेकर के आएंगे। एमसीए ने कहा था कि हम आपको ये मॉरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल से 30 सितंबर का, पर ये काम कैसे करेगा इस पे एक डिटेल्ड सर्कुलर बाद में आएगा। और सर बाद में वो सर्कुलर आया भी था और उस सर्कुलर को सर नाम दिया गया था कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। तो 30 मार्च को सर्कुलर आया था कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम के नाम से। तो एक कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके तहत आप कंपनीज के पेंडिंग कंप्लायंसेस कर सकते थे और उस केस में आप पे कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी। इसे हम शॉर्ट में कहते थे CFSS, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। तो ये जो स्कीम लाई गई थी इस पॉइंट नंबर 1 के तहत ही लाई गई थी, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सर,
the mandatory requirement of holding meetings of board of the companies within the interval provided in section 173 of the Companies Act stands extended by 60 days. तो सर जब हम सेक्शन 173 पढ़ते थे वहां हम देखते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल में 4 बार मीटिंग करनी होती थी और 2 बोर्ड मीटिंग का गैप 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए था. तो फॉर एग्जांपल सर, अगर डायरेक्टर्स ने कोई मीटिंग करी थी 1 जनवरी को, तो उन्हें वहां से 120 दिन के अंदर, मोटा मोटा 4 महीने अगर हम देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल तक अपनी अगली बोर्ड मीटिंग करनी थी. पर सर अप्रैल में बोर्ड मीटिंग करें कैसे, लॉकडाउन है. तो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं सर, वो जो 120 दिन का टाइम लिमिट है उसे हम 60 डेज से बढ़ा रहे हैं. दैट इज बोर्ड मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप कितना हो सकता है, 180 डेज. पर ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कब तक के लिए दिया जा रहा है, 30 सितंबर. पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं. तो सर, द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द कंपनीज within the interval provided in section 173 of the Companies Act stands extended by 60 days till next 2 quarters, that is 30th September. Accordingly, as a one-time relaxation, the gap between 2 consecutive meeting of board may be extended to 180 days. तो सर 120 दिन के गैप को बढ़ाकर 180 दिन किया जा रहा है. पर ध्यान रखना, दिस इज अ वन टाइम रिलैक्सेशन. नेक्स्ट आ रहा है सर एक छोटा सा चेंज रिगार्डिंग कारो. तो सर कंपनीज एक्ट के अंदर हम सेक्शन 143 पढ़ते थे रिगार्डिंग ऑडिटर्स ड्यूटी. तो कुछ कंपनीज के केस में सर ऑडिटर की एक ड्यूटी होती थी कि उसे कारो, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2016 पहले हुआ करता था, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनानी होती थी. तो सर इस साल उस कारो 2016 को हटाकर कारो 2020 लाया गया था. और जब ये कारो लाया गया था, इस कारो को एप्लीकेबल कर दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए. दैट इज सर जब कारो 2020 इस साल आया, उसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 से कर दिया गया था एप्लीकेबल. पर क्योंकि एकदम से लॉकडाउन हो गया, कंपनी या ऑडिटर्स के लिए ये वाला कंप्लायंस करना टफ हुआ, तो इस कारो की एप्लीकेबिलिटी को अब डेफर कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए. तो छोटा सा एक बेनिफिट दिया गया कि जो नया कारो आया उसे कर दिया गया डेफर 2020-21 के लिए. नेक्स्ट आ रहा है सर पॉइंट नंबर 4. इसको मैं डिटेल में बस फटाफट आपको बता देता हूं. तो सर हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साल में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करना जरूरी होता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिलते थे. दैट इज सर एज पर कंपनीज एक्ट, उसमें हम एक शेड्यूल 4 देखते थे और शेड्यूल 4 बोलता था कि जितने भी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साल में कम से कम एक ऐसी बोर्ड मीटिंग करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे. तो सर इस साल के लिए वो वाली लिमिट को हटा दिया गया. तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 अगर बाई चांस फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने वो वाली मीटिंग नहीं करी थी, वो सोच रहे थे हम 25 मार्च को मिलेंगे, 30 मार्च को मिलेंगे, और लॉकडाउन हो गया, तो इस वाली रिक्वायरमेंट को किया जा रहा है रिमूव. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 वो एक मीटिंग करना मैंडेटरी नहीं है. अगली अमेंडमेंट आ रही सर, अगेन इंपॉर्टेंट वन. तो सर एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती थी, डीआरआर इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डिपॉजिट के चैप्टर में, कि हर कंपनी को 20% का डीआरआर बनाना था. कब तक, 30 अप्रैल 2020. तो इस साल 30 अप्रैल 2020 तक जो डीआरआर बनना था उसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30 सितंबर. अगेन पहले वो टाइमलाइन 30 जून की गई थी, बाद में बढ़ा के 30 सितंबर की गई थी. आपको बस 30 सितंबर ध्यान रखना है. एंड लाइकवाइज जो आज की क्लास में हमने डीआरआई का टॉपिक भी पढ़ा है, तो अमूमन आपको डीआरआई कब तक बनाना होता है, 30 अप्रैल तक. पर उस 30 अप्रैल की टाइमलाइन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30 सितंबर. अगेन इसे भी पहले 30 जून तक बढ़ाया गया था, अब बढ़ा दिया गया 30 सितंबर. तो एक वन टाइम मेजर आया सर कि आपकी डीआरआर या डीआरआई जो बनाने की रिक्वायरमेंट है वो 30 सितंबर तक कर दी गई है डेफर. नेक्स्ट चीज आ रहा है सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो सर हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 10A कि जो भी कंपनीज 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उन्हें अपने सब्सक्राइबर से सारा पैसा भी मंगाना होता था, और उनका एक डायरेक्टर डिक्लेरेशन फाइल करके आरओसी को बताता था हाँ जी हमारे सब्सक्राइबर ने पैसा दे दिया. और ये वाली फाइलिंग कितने दिन में होती थी, 180 डेज के अंदर. बिना ये फाइलिंग करे आज के दिन कोई भी कंपनी ना ही अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है, ना ही कोई बोरोइंग कर सकती है. तो बस इस 180 डेज के टाइमलाइन को बढ़ा करके अभी के लिए कर दिया गया है 360 डेज. दैट इज एडिशनल 180 डेज का टाइमलाइन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये वाला कंप्लायंस करने के लिए. एंड सर लास्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कह रहे सर नॉन कंप्लायंस ऑफ मिनिमम रेजिडेंसी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 182 डेज बाय एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी अंडर सेक्शन 149 shall not be treated as non compliance for financial year 19-20. दैट इज सर ये जो फाइनेंशियल ईयर 1920 गया, तो सर कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था एक रिक्वायरमेंट आती है रेजिडेंट डायरेक्टर की कि हर साल एक डायरेक्टर को इंडिया में प्रेजेंट रहना पड़ेगा 182 डेज के लिए. तो सर बाय चांस सपोज एक डायरेक्टर थे, वो मार्च एंड में इंडिया आने वाले थे अपना ये टाइम पीरियड पूरा करने के लिए. दैट इज वो मार्च एंड में आके अपना ये मिनिमम रेजिडेंसी का टाइम पीरियड पूरा करने वाले थे और एकदम से हो गया लॉकडाउन.
इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ना बंद हो गई, तो वो इंडिया आ ही नहीं पाए और ये मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाए। तो उस चीज को किया जा रहा है रिलैक्स कि सर कोई नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अगर आपने मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करी, नो इश्यूज एट ऑल, एज अ वन टाइम मेजर हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वाली जो सर्कुलर की ये जो पॉइंटर्स थे, ये लॉन्ग रन के लिए तो कंपनीज लॉ में एप्लीकेबल नहीं होंगे, पर वन टाइम मेजर कोविड 19 से फाइट करने के लिए लाया गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में बिल्कुल इस पे सवाल आ सकता है कि सर एज अ वन टाइम मेजर कंपनी लॉ में क्या क्या स्टेप्स लिए गए कोविड 19 को फाइट करने के लिए। एंड सर येट अनदर चेंज जो कोविड 19 से फाइट करने के लिए लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आज ही हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर आप कोविड 19 पे कोई खर्चा करते हो तो वो सीएसआर के खर्चे में काउंट हो जाएगा। तो उससे जुड़ा हुआ एक एफएक्यू लेकर के एमसीआई, और उन्होंने बताया सर कोविड 19 से जुड़े कौन से खर्चे आपके सीएसआर में काउंट होंगे, कौन से खर्चे काउंट नहीं होंगे। तो उससे जुड़ी हुई एक क्लैरिफिकेशन आई, देखते हैं सर क्या क्या क्लैरिफिकेशन यहां पे लाई गई। तो सबसे पहली क्लैरिफिकेशन आई सर, अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड, ये जो हमारा पीएम केयर्स फंड बनाया गया था कोविड 19 को फाइट करने के लिए, अगर कोई कंपनी पीएम प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा दे रही है तो सर क्या वो आपका कोविड 19 के अंदर काउंट होगा? बिल्कुल सर काउंट किया जाएगा। पर सर ऑन दी अदर हैंड अगर कोई कंपनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड, दैट इज प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, दैट इज पीएम केयर फंड में ना पैसा देके आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या स्टेट रिलीफ फंड में कंपनी पैसा देते हो तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना सर, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिया वो सीएसआर में काउंट होगा, पर अगर आपने किसी स्टेट रिलीफ फंड में पैसा दिया वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट सर, वेदर कंट्रीब्यूशन मेड टू एनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पर सर अगर आपने किसी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पैसा दिया है वो सीएसआर में क्वालिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट सर, सीएसआर सॉरी कोविड 19 से फाइट करने के लिए उससे जुड़ी एक्टिविटीज में अगर आपने कोई भी काम किया है क्या वो सीएसआर में काउंट होगा? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सर, अगर आपने शेल्टर होम्स बनाए थे, शेल्टर होम बनाने पर खर्चा किया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने पर खर्चा किया, आपने फ्री में फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ये सारी एक्टिविटीज आपने कोविड 19 से फाइट करने के लिए करी है, बिल्कुल ये सीएसआर के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर सर किसी कंपनी ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दी है, वेजेस दी है, दैट इज सर लॉकडाउन हो गया, आपके एम्प्लॉय से आप काम नहीं ले पा रहे हो, पर अगर आपने अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को सैलरी या वेजेस दी तो क्या वो सीएसआर के खर्चे में काउंट होगा? तो सर बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है। एम्प्लॉइज लाइफ लॉन्ग आपका साथ निभाते हैं, तो लॉकडाउन पीरियड के दौरान एम्प्लॉइज को सैलरी देना वो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन भी होती है, और लीगल ऑब्लिगेशन अगर हम कंप्लाई करते हैं वो सीएसआर के अंदर काउंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर, अगर कोई कैजुअल वर्कर है, डेली वेज वर्कर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली बेसिस पर एज अ कैजुअल लेबर हमारे पास आकर काम करते हैं, तो अगर हमने उनको वो डेली वेज प्रोवाइड करी तो क्या सर वो सीएसआर में काउंट होगी? तो सरकार कह रही है नहीं सर, उससे भी हम सीएसआर के खर्चे में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि डेली वेजर को भी सैलरी देना वो आपकी लीगल एज वेल एज मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है। आप चाहो तो उन्हें मना कर सकते हो, पर मॉरली ये चीज आपको शोभा नहीं देती है। ये मॉरल आपका कहते हैं, ये एथिक्स, बिजनेस एथिक्स आपके कहते हैं कि आप अपने कैजुअल वर्कर को भी सैलरी दे। तो अगर आपने अपने कैजुअल वर्कर को वही डेली वेज प्रोवाइड करी है वो सीएसआर के खर्चे में काउंट नहीं होगा। पर हाँ, कंपनीज को मोटिवेट करने के लिए पॉइंट नंबर 7 आया, प्लीज मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कहा सर, whether payment of ex gratia to temporary or casual wage worker shall qualify as CSR expenditure. That is sir, आपने अपने कैजुअल वर्कर को जो डेली वेज देनी थी वो तो दी, पर उसके अलावा आपने एक्स ग्रेशिया मतलब सर कोई ऐसी पेमेंट दी जिसके लिए आप लीगली बाउंड नहीं थे। आपने आउट ऑफ फेवर अपने कैजुअल वर्कर्स को कुछ पेमेंट करी ताकि वो इस कोविड 19 लॉकडाउन पीरियड से फाइट कर सकें, अपने घर का खर्चा चला सकें। तो एज अ वन टाइम मेजर अगर आपने अपने कैजुअल वर्कर्स को कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट करी है, कोई फेवर किया उनका, सॉरी कोई फेवर अगर आपने किया, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट प्रोवाइड करी है, तो सर क्या वो सीएसआर में काउंट होगा? तो सरकार ने कहा सर एज अ वन टाइम मेजर अगर आपने एक्स ग्रेशिया पेमेंट दी है उसे हम सीएसआर के खर्चे के लिए एडमिसिबल मानेंगे। पर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है सर, यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि हाँ जी हमने एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट अपने डेली वर्कर्स को की है, एंड उसको आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि अगर आप अपने कैजुअल वर्कर्स को डेली वेजेस ही प्रोवाइड करिए सीएसआर में काउंट नहीं होगा, पर अगर आपने एक्स ग्रेशिया पेमेंट दी है एज अ वन टाइम मेजर सीएसआर में काउंट करेंगे, पर कंपनी के डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन देना होगा इसके रिगार्डिंग, और साथ ही में ऑडिटर से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज बिकॉज ऑफ सीएसआर। चलिए आगे सर, एक और सर्कुलर आपका 2 मार्च 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये वाला सर्कुलर आपका आया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के प्रमोटर या केएमपी नहीं है। तो एमसीए ने देखा कि आरओसी कई बार जो पीनल प्रोविजंस थे, पेनल्टी के प्रोविजन थे या प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स थी,
वो एक इंडिपेंडेंट या नॉन प्रमोटर, नॉन केएमपी डायरेक्टर्स के लिए स्टार्ट कर दिया करते थे, जबकि उनपे उनको लायबल नहीं होना चाहिए था। दैट इज एमसीए को लग रहा था कि आरओसीज अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए या नॉन केएमपी डायरेक्टर्स के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए पेनल्टी फाइन वगैरह लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सेक्शन 149 के अंदर एक प्रोविजन था कि सर वो सिर्फ तभी लायबल होंगे अगर कोई काम उन एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस आप प्रूव कर पाए कि उन्होंने किया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया गया कि सर आरओसी आप बेकार में ऐसे पेनल्टीज ना लगाएं एंड आप बेकार में उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च ना करें। तो आरओसीज को गाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब सर क्या ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है? तो आई डोंट थिंक सो ये आपके पेपर में एप्लीकेबल होगा। सर आई डोंट थिंक सो वाली क्या बात हुई? रीजन ये है कि अभी तक सीएस इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 20 की गाइडेंस नहीं लाई है। कहने का मतलब क्या है सर, जब कभी भी कोई अटेम्प्ट आता है तो आईसीएसआई अपनी तरफ से गाइडेंस लेकर के आता है उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट की, और उस गाइडेंस के थ्रू बताता है कौन कौन सी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। तो सर वो गाइडेंस अभी तक नहीं आई है फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। एंड सर दिसंबर अटेम्प्ट क्या, वो गाइडेंस अभी तक जून अटेम्प्ट के लिए भी नहीं आई थी। दैट इज जून 20 अटेम्प्ट, दिसंबर 20 अटेम्प्ट, इन दोनों ही अटेम्प्ट्स की गाइडेंस पेंडिंग है। अब सर हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम आईसीएसआई की गाइडेंस का वेट करते रहे, पता नहीं वो गाइडेंस कब आएगी, हो सकता है अक्टूबर में आए, हो सकता है नवंबर में आए, हो सकता है दिसंबर में आए। और अमेंडमेंट्स इतनी सारी है कि अगर उन गाइडेंस का हम वेट करते रहेंगे तो उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में शायद इन अमेंडमेंट्स को कवर करना पॉसिबल ना हो। तो उस टाइम को ध्यान रखते हुए मैंने आपको अमेंडमेंट्स तो टाइमली बेसिस पर करवा दी है, पर यहाँ पे 3-4 ऐसी अमेंडमेंट्स है जो मुझे पर्सनली लगता है पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। तो इन अमेंडमेंट्स को मैं आपके लिए पेंडिंग करवा रहा हूं। दैट इज, आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो ये एक वो सर्कुलर है। लाइकवाइज इससे अगले पेज पे जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखे हैं, ये वाले जो सर्कुलर्स हैं, ये सर्कुलर्स मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं वन टाइम मेजर है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी वाले सर्कुलर्स हैं, ये आपके पेपर पे एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। पर मैं शॉर्ट नहीं बोलूंगा, इसके लिए मुझे आईसीएसआई की गाइडेंस का वेट करना है। मैंने आईसीएसआई को मेल भी डाला हुआ, जब भी रिवर्ट आएगा विल सी थ्रू दैट, पर अभी इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो इसकी वेटेज को देखते हुए या इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने आपको जितनी भी अमेंडमेंट्स कराई वो सारी आप कवर करें। ये कुछ अमेंडमेंट्स है, जैसे कि ये एक सर्कुलर है, प्लस ये 5-6 सर्कुलर्स हैं, ये मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपके पेपर में एप्लीकेबल होने चाहिए। फिर भी आई एम वेटिंग फॉर आईसीएसआई गाइडेंस, तो तब तक के लिए इन सबको आप लिख लीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। इन केस आईसीएसआई की गाइडेंस आती है और उसमें इन पे आती है क्लैरिफिकेशन और आईसीएसआई कहता है हाँ जी ये वाले चेंजेस भी आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा या टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज अपडेट कर दूंगा कि हाँ जी ये एडिशनल अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। अगर मेरी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन ना आए, कोई वीडियो ना आए, कोई मैसेज ना आए, तो आपको यही मान के चलना है कि ये वाली अमेंडमेंट्स आपको पेपर के लिए नहीं करनी। दैट इज, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अभी के लिए मैं आपको छुड़वा रहा हूं, क्योंकि दीज आर वन टाइम अमेंडमेंट्स और मेरे हिसाब से ये पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी अगर आईसीएसआई लेटर ऑन इन्हें पेपर में एप्लीकेबल करवाता है तो मैं अलग से क्लैरिफिकेशन लेकर के आऊंगा, अलग से इस पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन ना आए तो आप मानेंगे कि ये वाली अमेंडमेंट्स या ये वाले सर्कुलर्स आपके पेपर में एप्लीकेबल नहीं है। चलिए गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स तो नहीं थी, आई वुड से लिमिटेड अमेंडमेंट्स थी, और यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स आई कहीं ना कहीं आपने देखा कोविड-19 की वजह से इन अमेंडमेंट्स को लाना पड़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट क्लास। ऑल इन ऑल आज की अमेंडमेंट 6-7 पेजेस में ही आपकी रन करी। सो आई होप गाइज आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, एंड एट अ स्ट्रेच बैक टू बैक ऐसे पढ़ना बड़ा टफ हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। पर अब आप देखिए आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड बचा है, ऑलमोस्ट अगस्त आ चुका है, कहाँ मार्च में लॉकडाउन हुआ था और आज हम अगस्त में बैठे हुए हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या हाफ ऑफ दिसंबर, तो आपके पास 3-3.5 महीने ही बचे हैं। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, पास में आपने जितनी भी मेहनत करी उसे बार बार याद करो, आगे का काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत सिंसियर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें और पेपर की तैयारी में लगे रहें। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स यही थी, तो आज के अमेंडमेंट्स को मैं यहीं पे रेस्ट करता हूं। प्लीज अगर आपने अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड नहीं करें, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसको फॉलो करिएगा, वहां से आप अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर ऑन जितनी भी क्लैरिफिकेशन आएगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। एंड रिगार्डिंग सेटिंग अप एंड सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट्स, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो शूट करूंगा जिसमें आपकी सेटिंग अप एंड सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट्स कवर कराई जाएंगे। सो स्टे सेफ गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।